दूसरी सदी ईसा पूर्व का पाटलिपुत्र, गंगा के तट पर बसा वह महान नगर जिसे मौर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था, जिसकी दीवारों ने नंदों और मौर्यों के युग देखे थे, जिसे जीतने का अर्थ था समूचे उत्तर भारत पर अधिकार। और आज उसी पाटलिपुत्र की दीवार पर एक विदेशी सेना खड़ी थी। घोड़े, भाले, ढाले और उनके आगे खड़ा था एक यूनानी राजा। प्रश्न यह है कि वह यूनानी राजा कौन था जो खैबर के पर्वतों को पार कर यमुना गंगा को लांघता हुआ पाटलिपुत्र तक आ पहुंचा था। वह था मेनांडर। आज हम इसी मेनांडर के बारे में बात करेंगे, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। और यदि हम इंडो ग्रीक राजाओं को देखते हैं और उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि केवल मेनांडर या मिलिंद ही एक ऐसा इंडो ग्रीक राजा है जिसका उल्लेख भारतीय ग्रंथ में आया है। यह ग्रंथ है मिलिंद पन्ना। हालांकि इस ग्रंथ का प्रमुख विषय मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच आत्मा के स्वरूप, अष्टांग मार्ग तथा निर्वाण जैसे दार्शनिक विषयों पर संवाद है, फिर भी इन चर्चाओं के बीच हमें मेनांडर के जीवन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। मिलिंद पन्ना के अनुसार मेनांडर का जन्म अलसंद नगर के पास एक कलसी नामक ग्राम में हुआ था। अलसंद अलेक्जेंड्रिया का पाली नाम था और अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि यह अलेक्जेंड्रिया कॉकसस का अलेक्जेंड्रिया था, जिसे आज बेग्राम कहा जाता है। यह वर्तमान में काबुल के उत्तर में स्थित है। मेनांडर के जन्म की निश्चित तिथि का तो हमें ज्ञान नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मेनांडर का जन्म 180 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। मेनांडर के पिता बैक्ट्रिया के राजा डिमिट्रियस द्वितीय थे। जब मेनांडर के पिता गांधार में भारत की ओर एक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें यह समाचार मिलता है कि बैक्ट्रिया में एक विद्रोह हो गया है। इस विद्रोह का नेतृत्व एक यूनानी सेनापति जिसका नाम यूक्रेटिडिस था, उसके हाथ में था। डिमिट्रियस द्वितीय इस विद्रोह को दबाने के लिए गांधार से बैक्ट्रिया की ओर बढ़ते हैं और जब वह बैक्ट्रिया में पहुंचते हैं तो उनका यूक्रेटिडिस के साथ कई युद्ध होते हैं और अंत में डिमिट्रियस द्वितीय को यूक्रेटिडिस ने मृत्युदंड देकर अपने मार्ग से हटा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी जान की रक्षा के लिए मेनांडर बैक्ट्रिया से भागकर तक्षशिला आ जाते हैं। इस काल में तक्षशिला एक और इंडो ग्रीक राज्य की राजधानी है और यह इंडो ग्रीक राज्य बैक्ट्रिया से कुछ ही समय पहले अलग हुआ था। इस इंडो ग्रीक राज्य के राजा का नाम है एगेथोक्लीस। हालांकि डिमिट्रियस द्वितीय और एगेथोक्लीस एक दूसरे के शत्रु थे, परंतु तब भी एगेथोक्लीस ने डिमिट्रियस द्वितीय के पुत्र मेनांडर को शरण दी। अब प्रश्न उठता है, इस शरण देने के पीछे का क्या कारण था? मेनांडर को संरक्षण देते समय एगेथोक्लीस ने यह सोचा होगा कि अभी भी बैक्ट्रिया में कुछ ऐसे समूह तो होंगे जिनकी निष्ठा पहले डिमिट्रियस द्वितीय के प्रति थी और अब यही निष्ठा मेनांडर के लिए है। और यूक्रेटिडिस के विरुद्ध युद्ध में एगेथोक्लीस इन समूहों का समर्थन प्राप्त कर सकता है यदि वह शरण दे मेनांडर को। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो यह एगेथोक्लीस की दूरदृष्टि को दर्शाता है। बैक्ट्रिया की गद्दी पर बैठते ही यूक्रेटिडिस ने बैक्ट्रिया के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और केवल खैबर पास के पूर्व का क्षेत्र, जो कि एगेथोक्लीस के नियंत्रण में था, वह यूक्रेटिडिस के शासन के बाहर था। एगेथोक्लीस यह भली भांति जानता था कि यूक्रेटिडिस का अगला लक्ष्य उसका राज्य ही होगा और भले ही यूक्रेटिडिस अभी आक्रमण न करे, परंतु उसका आक्रमण इस क्षेत्र में निश्चित था। वहीं यदि यूक्रेटिडिस की बात करें तो यूक्रेटिडिस को यह जानकारी थी कि एगेथोक्लीस पुत्रहीन है और मृत्यु के पश्चात अवश्य ही उसके राज्य में गृह युद्ध होगा, क्योंकि उसकी पुत्री राजा नहीं बन सकती। एगेथोक्लीस को भी अपने पश्चात उसके राज्य में क्या होगा इसका भय था और मेनांडर को शरण देने के पीछे एगेथोक्लीस की यह सोच रही होगी कि यदि वह अपनी पुत्री की शादी डिमिट्रियस के इस पुत्र से कर देता है तो न केवल उसका राज्य सुरक्षित रहेगा, अपितु मेनांडर यूक्रेटिडिस के विरुद्ध भी
जीत सकता है। और कुछ ऐसा ही होता है। एगथोक्लिस अपनी पुत्री का विवाह मेनांडर से करता है और लगभग 160 ईसा पूर्व के आसपास एगथोक्लिस की मृत्यु हो जाती है और एगथोक्लिस का राज्य अब मेनांडर का हो जाता है। राजा बनते ही मेनांडर का प्रमुख लक्ष्य होता है अपनी पैतृक भूमि बैक्ट्रिया को यूक्रिटिडीज से मुक्त करवाना। यूक्रिटिडीज के विरुद्ध यह अभियान लगभग 155 ईसा पूर्व तक चला और इसमें हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों में मेनांडर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो जाता है। पश्चिमी सीमा सुरक्षित करने के पश्चात मेनांडर का ध्यान अब पूर्व की ओर केंद्रित होता है। उत्तर भारत के मैदानों के आगे अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वह तक्षशिला से निकलकर अपनी राजधानी सकला नगर में स्थापित करता है। यह सकला नगर तक्षशिला के पूर्व में स्थित था। सकला की स्थिति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कई इतिहासकार इसे सियालकोट से जोड़ते हैं, परंतु कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि आज के सियालकोट के उत्तर में जम्मू पहाड़ियों के निकट यह सकला नगर स्थित था। इस क्षेत्र में अभी पुरातात्विक उत्खनन नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रामाणिकता से यह नहीं कह सकते कि सकला, प्राचीन सकला कहाँ स्थित था। यदि हम मेनांडर के अभियान की ओर लौटते हैं तो हम देखते हैं कि सकला को अपनी राजधानी बनाने के पश्चात मेनांडर ने भारत के भीतर अपना पहला बड़ा सैन्य अभियान आरंभ किया। इस अभियान में उसने सोनीपत क्षेत्र तक का भूभाग जीत लिया। इस प्रकार उसके राज्य की सीमा अब यमुना नदी तक पहुंच चुकी थी। इस क्षेत्र से मेनांडर के अनेक सिक्के मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में वह लंबे समय तक रहा, परंतु मेनांडर का यह अंतिम लक्ष्य नहीं था। इस क्षेत्र से वह एक और महान सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था, जो कि उसे पूर्व की ओर ले जाएगा। अब यदि हम इस सैन्य अभियान की बात करें तो इसकी जानकारी हमें युग पुराण से प्राप्त होती है। युग पुराण में हमें सकल के यवन राजा के मध्य देश के आक्रमण के विषय में बताया गया है। सकल का यवन राजा तो मेनांडर है और मध्य देश का जो क्षेत्र है वह आज का जालंधर के पूर्व का क्षेत्र और प्रयागराज के पश्चिम का क्षेत्र है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि मेनांडर का मध्य देश पर आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के राज्य के अंतिम काल में हुआ था। इस काल में पुष्यमित्र शुंग मध्य देश पर अपना अधिकार खो चुके थे, किंतु विदिशा और पाटलिपुत्र जैसे राजनीतिक केंद्रों पर अब भी उनका नियंत्रण बना हुआ था। यदि हम मध्य देश की बात करें तो मथुरा में मथुरा वंश का शासन था। मथुरा के पूर्व में पांचाल क्षेत्र में मित्र राजाओं का शासन था। इस वंश के विषय में हमें केवल उनके नाम के सिक्के ही प्राप्त होते हैं। यदि हम मेनांडर के इस अभियान की बात करें तो युग पुराण के अनुसार इस अभियान में मेनांडर का पहला लक्ष्य था मथुरा नगर। उस समय मथुरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और मेनांडर ने इसे सरलता से जीत लिया। मथुरा पर विजय के पश्चात युग पुराण में बताया जाता है कि सकल का यवन राजा पांचाल क्षेत्र में प्रवेश करता है। पांचाल क्षेत्र यमुना और गंगा नदियों के बीच का भूभाग था। पांचाल को जीतने के बाद मेनांडर ने गंगा नदी पार की और साकेत अर्थात अयोध्या नगर की ओर बढ़ा। युग पुराण में साकेत के दुर्ग के ध्वंस का वर्णन मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी बताया गया है कि साकेत के दुर्ग की घेराबंदी यवनों द्वारा हुई थी, जिससे हम कह सकते हैं कि मध्य देश पर मेनांडर के इस आक्रमण का एक बड़ा लक्ष्य अयोध्या या साकेत नगर था। साकेत को जीतने के पश्चात मेनांडर पूर्व की ओर बढ़ता है। मेनांडर का अंतिम लक्ष्य पाटलिपुत्र नगर था। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र का एक विशेष महत्व था। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी
और जो पाटलिपुत्र पर नियंत्रण स्थापित करता था वह संपूर्ण उत्तर भारत का अधिकारी माना जाता था। संभवतः मथुरा और साकेत के राजाओं ने भी मेनांडर की सेनाओं को सहायता प्रदान की थी, जिससे उसकी सेना अधिक विशाल हो गई थी। मेनांडर की सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ी और शीघ्र ही पाटलिपुत्र के द्वार पर जा पहुंची। उस समय पाटलिपुत्र की दीवार मिट्टी और लकड़ी से बनी थी। युग पुराण के अनुसार यवनों ने इस दुर्ग को भेद दिया और नगर को लूट लिया। पाटलिपुत्र को जीतने के पश्चात यदि हम बौद्ध ग्रंथों को माने तो मेनांडर ने पाटलिपुत्र में एक स्तूप बनवाया। युग पुराण के अनुसार इस नगर को जीतने के पश्चात यवन इस नगर में अधिक समय तक न रह सके। उनमें आपस में ऐसे मतभेद पैदा हो गए जिसे उन्हें यहां से हटना पड़ा। यवनों के बीच पैदा हुए यह आपसी मतभेद क्या थे, इसके विषय में युग पुराण हमें कोई जानकारी नहीं देता, परंतु ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट एक शिलालेख, जिसे हाथी गुम्फा शिलालेख भी कहते हैं, उसमें हमें कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। इस लेख में हमें बताया जाता है कि एक यवन राजा को कलिंग नरेश खारवेल ने पाटलिपुत्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया और वह मथुरा लौट गया। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जिस यवन राजा का वर्णन आया है वह और कोई नहीं, मेनांडर है। हाथी गुम्फा अभिलेख में यह भी बताया गया है कि यह यवन राजा मथुरा लौट गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि पीछे हटने के पश्चात यमुना नदी मेनांडर की पूर्वी सीमा बन चुकी थी, जो कि पूर्व से होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध एक प्राकृतिक दीवार थी। हाथी गुम्फा अभिलेख को यदि हम माने तो मेनांडर के पीछे हटने का प्रमुख कारण तो खारवेल के आक्रमण का भय था, परंतु एक और मुख्य कारण था कि क्यों मेनांडर पाटलिपुत्र से मथुरा पीछे हटा। यह कारण था बैक्ट्रिया की राजनीतिक स्थिति। इस काल में बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र था उस पर शकों ने आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया था और अब यह शक हिंदू कुश के दक्षिण में मेनांडर के क्षेत्र पर शासन करने को इच्छुक थे। मेनांडर को अपनी पैतृक भूमि की रक्षा करने के लिए पाटलिपुत्र से लौटना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र के इस अभियान के पश्चात भी मेनांडर ने कई अभियान किए। इसमें से एक प्रमुख अभियान मथुरा के दक्षिण में था। यदि हम युग पुराण को पढ़ें तो युग पुराण में यह बताया जाता है कि यवनों ने मध्यामिका पर भी आक्रमण किया था। यह मध्यामिका आज का चित्तौड़ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मेनांडर ने इस क्षेत्र में भी अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेनांडर के काल में इंडो ग्रीक शासन अपनी चरम पर था। इन विजयों के पश्चात यदि हम अपनी स्रोतों की माने तो मेनांडर का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। उन्होंने धर्मराज की उपाधि भी धारण करी और ऐसे सिक्के भी चलाए जिसमें धर्म चक्र बना था। मेनांडर का राज्यकाल लगभग 30 वर्षों का था और मेनांडर के मृत्यु के विषय में निश्चित जानकारी तो हमारे पास नहीं है, परंतु यदि हम यूनानी स्रोतों की माने तो मेनांडर की मृत्यु एक सैन्य अभियान में हुई थी। वहीं बौद्ध ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि मेनांडर ने अपना सांसारिक जीवन त्याग करके संघ में प्रवेश किया और मृत्यु के पश्चात उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। यूनानी स्रोतों में हमें बताया जाता है कि मेनांडर की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियां विभिन्न समूहों द्वारा मांगी गई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि इन अस्थियों का समान रूप से बंटवारा इन विभिन्न समूहों में कर देना चाहिए और इन अस्थियों के ऊपर स्मारक बनाने चाहिए। अब आश्चर्य की बात यह है कि यह घटना हमें ग्रीक स्रोतों में पढ़ने को मिलती है, परंतु जो यह परंपरा है अस्थियों के ऊपर स्मारक बनाने की, वह बौद्ध परंपरा है और अस्थियों के ऊपर इन स्मारकों को स्तूप कहते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मेनांडर की बौद्ध धर्म अपनाने की जो कथा है वह अवश्य
सत्य है। मेनांडर की मृत्यु लगभग 130 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इस समय उसका इकलौता बेटा स्ट्रेटो प्रथम लगभग 12 वर्ष का था। इसीलिए मेनांडर की पत्नी एगेथोक्लिया ने कुछ समय तक राज्य संभाला। बाद में माता और पुत्र दोनों ने संयुक्त रूप से राज्य किया और हम उनके सिक्के भी देख सकते हैं जहां माता और पुत्र दोनों को दर्शाया गया है। जब स्ट्रेटो वयस्क हुआ तब वह उस विशाल राज्य का एकमात्र शासक बना जिसे उसके पिता ने उसे सौंपा था। इस वीडियो को आप अवश्य देखें यदि आपको मेनांडर के पूर्व के इंडो ग्रीक इतिहास के विषय में जानना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।